जय हिंद। कैसे आप सभी। प्रश्न में जो शब्द यूज होते हैं व्याख्या कीजिए, विवरण दीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, विवेचना, चर्चा, टिप्पणी, विश्लेषण, ये जैसे जो शब्द हैं यदि आप इनका अर्थ नहीं जानते तो आंसर किस वे में लिखा जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में लिखा जाना चाहिए, उसका आपको आइडिया नहीं लग पाता। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जो 50 से 60% नंबर जो आपको मिलने चाहिए, एग्जाम्पल में 10 में से जो 5 या 6 नंबर आपको मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिल पाते हैं, राइट। तो ये जो छोटी सी सीरीज़ है इसमें इन सभी शब्दों के अर्थों को समझेंगे और विद एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए इस पर मैं एकदम अच्छे से डिस्कशन करूँगा, राइट। एक बात का ध्यान रखिए, इन सभी शब्दों का अर्थ ही सिर्फ जान लेना काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ आपको खूब सारे आंसर लिखने का अभ्यास करना होगा, तभी वो स्थिति आएगी जब आप एक अच्छा आंसर, एक एक्सीलेंट आंसर आप लिख पाएंगे। राइट। तो कर्म योद्धा बैच भी हम लोग की तरफ से पूरी तरीके से फ्री चल रहा है, जिसमें 1:30 PM के आसपास हम क्वेश्चंस देते हैं लिखने के लिए और 7:30 PM के आसपास आप सभी को उस प्रश्न का आंसर सबमिट करना होता है। तो आप यहाँ से इन सभी शब्दों के अर्थों को समझिए और वहाँ पर जा कर के अभ्यास करिए फ्री में खूब सारे आंसर का। ओके, तो इन सभी शब्दों के अर्थों को समझेंगे। आज ये जो पूरे शब्द आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरे शब्द, इनको मैंने कई वर्गों में बांटा है। पहले वर्ग में आप देखेंगे व्याख्या, विवरण, वर्णन, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए जैसे शब्द शामिल हैं। एक बात आप ध्यान रखिए कि प्रश्न के अकॉर्डिंग जो उसका आंसर होता है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया जाता है, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। मुख्य भाग के बाद जो मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग में सामान्यतः 1 से अधिक पक्ष होते हैं और जो निष्कर्ष है, मुख्य भाग और निष्कर्ष में जो वो किस डायरेक्शन में लिखा जाना चाहिए कहीं ना कहीं डिसाइड करने का काम ये सभी शब्द करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये शब्द अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस पूरी सीरीज़ को देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इन सभी जो शब्द हैं उनमें जो pहले वर्ग में ये सभी शब्द शामिल हैं। ये जब शब्द आपको दिखें तो एक बात ध्यान रखिए कि प्रश्न में निहित जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल पक्षों को सरल शब्दों में समझा देना है। प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट रूप से जो पक्ष आपको प्रश्न में दिखे उसको मुख्य भाग में समझा देना है। बहुत जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न का जो मुख्य भाग होता है उसमें कई सारे ऐसे पक्ष शामिल होते हैं जो प्रश्न में पढ़ने पर नहीं दिखते। मतलब प्रश्न में कई सारे ऐसे पक्ष होते हैं जो छिपे हुए होते हैं, तो वो लगातार अभ्यास जब करते हैं तब आप धीरे धीरे समझ पाते हैं कि कौन से पक्ष इसमें छिपे हुए हैं। लेकिन जब कभी व्याख्या, विवरण ऐसे शब्द आपको प्रश्न में पढ़ने को मिले तो बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न में जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल जो पक्ष आपको दिख रहा है उसे ही सरल शब्दों में समझाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो ये प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया, स्पष्ट कीजिए। अब ये प्रश्न पढ़ने के बाद माइंड में ये प्रश्न हिट करेगा आपको भी कि ये प्रश्न जीएस पेपर 1 का है या जीएस पेपर 2 का है। जब आप मेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे जीएस पेपर 2 में ये प्रश्न आएगा तो तुरंत आप उसको पॉलिटी से रिलेट करेंगे और पूरा का पूरा आंसर जो आपका होगा वो पॉलिटी पर आधारित होगा, राइट। लेकिन जब यही प्रश्न कुछ बदलती हुई भाषा शैली के साथ जीएस पेपर 1 में आ जाएगा तो आप उसको पूरा तरीके से ऐतिहासिक घटनाक्रमों से जोड़ करके लिख देते हैं। जब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि ये प्रश्न जीएस पेपर 1 या 2 से किससे संबंधित है तो आपको इंट्रो लिखने में आपको सहूलियत हो जाती है, आप मुख्य भाग को अच्छे से लिख पाते हैं, निष्कर्ष अच्छे से लिख पाते हैं। लेकिन जो अब ये चीज़ें आपको इजी हो जाता है जब आप मेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वहाँ पर जीएस पेपर 1 या 2 में पूछ लेता है तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन जब आपको सामान्यतः ऐसे ही प्रश्न आपकी नज़रों के सामने आ जाए, या अभी आप कर्म योद्धा बैच ज्वाइन करके रखे होंगे तो वहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके ऐसे ही प्रश्न दे दिया जाता है और नीचे कहीं मेंशन नहीं किया जाता कि वो जीएस पेपर 1 से है कि 2 से है कि 3 से है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अंदर ये मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि प्रश्न को देखने के बाद आपके अंदर ये समझ आ जानी चाहिए कि प्रश्न को देखने के बाद आप ये समझ जाएं कि ये किस विषय से है। यदि आप इस प्रश्न को देखें तो प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये एक अधिनियम है जिसने परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया है। यदि मैं इस प्रश्न की लैंग्वेज को बदलूं, ये मैं कहूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 परिसंघीय संविधान की विशेषताओं पर आधारित था, तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री से लिंक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है ये प्रश्न किससे रिलेटेड है, पॉलिटी से है।
जब आपको ये आइडिया लग गया कि ये प्रश्न पॉलिटी से है तो अब आपकी भूमिका लिखने का काम सरल हो जाता है। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं और मैंने बता भी दिया है कि आंसर में भूमिका एक होती है, फिर इसके बाद मुख्य भाग होता है जिसमें सामान्यतः एक से अधिक पक्ष होते हैं, फिर इसके बाद निष्कर्ष होता है, राइट, निष्कर्ष होता है। अब भूमिका कैसे लिखी जानी चाहिए। अब आप ये देखिए कि प्रश्न जब पॉलिटी पर है तो हमें भूमिका कैसे लिखनी चाहिए। अब कैसे लिखें ये देखिए, भूमिका क्या होनी चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका मतलब प्रश्न पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि इस पूरे प्रश्न में कहीं ना कहीं इस शब्द की वैल्यू है, राइट। भारत सरकार 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया। मतलब ये दो ऐसे शब्द हैं, ये दो, एक ये और एक ये, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्हीं संदर्भों में आप भूमिका लिखें। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 को आधार बना करके आप भूमिका लिखेंगे तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगी, लेकिन यदि आप परिसंघीय संविधान को आधार बना करके भूमिका लिखेंगे तो वो पॉलिटी से हो जाएगी। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप किससे भूमिका रिलेट करके लिखें, परिसंघीय संविधान। इसका मतलब आप ज़्यादा अच्छा होगा कि ऐसे कंडीशन में आप परिसंघीय संविधान क्या होता है उसको परिभाषित कर दें, राइट। भूमिका लिखने में बहुत डाउट होता है कि भूमिका क्या लिखें, तो कभी कभी भूमिका में ऐसे शब्दों को परिभाषित कर देने से भी हमारी भूमिका स्ट्रॉन्ग और स्मूथ और मजबूत बन जाती है। और कभी कभी जैसे मान लीजिए मूल अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न है, मूल अधिकार से है और मूल अधिकार में विशेष रूप से निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है मान लीजिए, तो आप वहाँ पर अब क्या मूल अधिकार को परिभाषित करेंगे? नहीं, वहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आधार बनाएंगे, जैसे कि संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में निहित आर्टिकल 21 निजता के अधिकार के बारे में बात करता है। जब आप ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आधार बना करके भूमिका लिखते हैं तो आपकी भूमिका बहुत मजबूत होती है, स्मूथ होती है और एग्जामिनर को लगता है कि इसके पास अच्छी समझ है। इसने निजता के अधिकार आर्टिकल 21 को बताने के लिए भाग 3 को किस तरीके से लिंक करते हुए आर्टिकल 12-35 में निहित आर्टिकल 21 को इस तरीके से बताया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि आपके पास समझ है। खैर वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित किया। तो यहाँ पर आप परिसंघीय संविधान को परिभाषित करेंगे, ओके। अब इसके बाद देखिए, मैंने एक चीज़ पहले भी बोली कि ये जो शब्द हैं ये डिसाइड नहीं करते कि भूमिका किस डायरेक्शन में जाएगी। भूमिका की समझ धीरे कैसे लिखी जानी चाहिए, वो धीरे धीरे अभ्यास से ही होगा। लेकिन मुख्य भाग में अब आएँ तो मैंने ये एक चीज़ कहा था कि यहाँ पर कि जब स्पष्ट कीजिए ऐसे शब्द आते हैं तो जो प्रश्न में निहित जो साफ तौर पे पक्ष दिख रहे हैं उसको समझाइए। मतलब आपको मुख्य भाग में ये समझाना होगा कि 1935 के अधिनियम ने कैसे परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया, परिसंघीय संविधान की दिशा को निर्धारित कर दिया। उसको आप दूसरे पैराग्राफ में समझाएंगे कैसे, मैं अभी बताऊँगा। सभी आंसर कोशिश होनी चाहिए कि बिंदुवार क्रम में लिखने की, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं जब बिंदुवार क्रम में की बात करता हूँ, पॉइंट वाइज की बात करता हूँ, तो काफ़ी लोग भूमिका को भी पॉइंट वाइज में लिखने लगते हैं। नहीं, भूमिका और निष्कर्ष हमेशा विश्लेषण ही फॉर्मेट में होना चाहिए, विश्लेषण के साथ ही लिखा जाना चाहिए। मुख्य भाग कोशिश होनी चाहिए पॉइंट वाइज लिखने की, इससे आपका समय बचेगा, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो मुख्य भाग होगा उसमें आप बताएंगे, अभी मैं दिखाऊँगा सब कुछ, ठीक है, अच्छे से। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने परिसंघीय संविधान को कैसे निर्धारित किया उसको मैं बात करूंगा। अब बात आती है निष्कर्ष कि निष्कर्ष किस डायरेक्शन में ले जाएं। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रशंसा हम करें कि इसने, हाँ भाई सही बात है, इसने वर्तमान जो संविधान है उसकी परिसंघीय जो व्यवस्था है उसको निर्धारित करने में वाकई में जो 1935 का एक्ट है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप एक सकारात्मक पे में निष्कर्ष लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप चाहें तो 1935 के अधिनियम की थोड़ी सी आलोचना करते हुए इसके इम्पोर्टेंस को बताते हुए निष्कर्ष की समाप्ति कर सकते हैं। वैसे प्रश्न में ये डिमांड नहीं की गई है कि आप इस अधिनियम की आलोचना करें, लेकिन हम आलोचना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये अधिनियम है ब्रिटिश काल का, और ब्रिटिश काल के किसी भी अधिनियम जिन्होंने हमारा शोषण किया है उनके अधिनियम की हम प्रशंसा नहीं कर सकते। प्रशंसा तो मतलब मुख्य भाग में हमने की, लेकिन आप आलोचना थोड़ी सी करेंगे, इससे एग्जामिनर को लगेगा क्या समझ है। मतलब क्वेश्चंस बनाने वाले ने ये सोचा था कि इसका पूरा जो आंसर लिखा जाएगा
वो 1935 अधिनियम की जो अधिनियम है उसकी प्रशंसा पर होगा। लेकिन जो आंसर लिखने वाला जो स्टूडेंट है उसने फिर भी इस बात को समझा कि यह अधिनियम ब्रिटिश काल का है, तो इसकी थोड़ी बहुत आलोचना होनी चाहिए। आप 10 शब्दों में भी इसकी आलोचना करते हुए फिर अंततः इस एक्ट के महत्व को बताते हुए निष्कर्ष की समाप्ति करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है कि आप आलोचना नहीं करनी है 1935 के एक्ट की, लेकिन फिर भी आप 10 शब्दों में कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुख्य भाग में आप कम से कम 100 शब्दों में इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, चलिए अब एक बार इसका आंसर देखते हैं। देखिए, ये जो आंसर है ये पूरी तरीके से हिस्ट्री पे बेस है, कि मतलब किस तरीके से हिस्ट्री को आधार बना करके यदि हिस्ट्री से रिलेटेड ये आंसर लिखना हो तो कैसा होगा। देखिए, मैंने लिखा है कि यह एक्ट लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली चयन समिति पर आधारित था और श्वेत पत्र गोल में सम्मेलन से निकला था। यह 1937 में लागू हुआ। इसने संघीय सरकार के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जहां केंद्र व राज्य या प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता था। ये पूरी तरीके से हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर है। अब देखिए जो पॉलिटी बेस पर है, अब यहाँ पर जिस देश में संविधान की सर्वोच्चता हो, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो, संघीय विवाद समाधान हेतु एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, लिखित संविधान व द्विस्तरीय सरकार आदि का प्रावधान हो, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिसंघीय माना जाता है। मतलब आपने ये बता दिया कि परिसंघीय व्यवस्था किसे कहते हैं। अब आप चेक करने वाला एग्जामिनर ने जान गया कि वो समझ लिया कि परिसंघीय संविधान क्या है। अब एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप यहाँ पर लिखें तो इसी के अब आप इसी बात को नीचे बताएंगे कि 1935 के अधिनियम ने इन्हीं सभी विशेषताओं को कहीं ना कहीं परिसंघीय संविधान को निर्धारित किया है। मतलब 1935 के एक्ट में ये सभी विशेषताएं दिखती हैं, राइट। कैसे, देखिए आगे, इस एक्ट ने परिसंघीय संविधान का निर्माण किया। अब इसके बाद आगे देखिए कैसे। फर्स्ट पॉइंट में कार्यों के निष्पादन एवं उन्हें सुविधाजनक बनाने हेतु एक लिखित संविधान का निर्माण किया जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, राइट। जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, और ये कहीं ना कहीं क्या है, परिसंघीय संविधान की विशेषता है। और वो अब वर्तमान से जोड़ दीजिए ज़रा। वर्तमान भारतीय संविधान, ऐसे ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हैं, वर्तमान भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, का प्रावधान था। किस में था? 1935 के एक्ट में, और वर्तमान में ये। तो आपने ये बता दिया कि 1935 के एक्ट के वो सभी जो प्रावधान हैं उनसे प्रभावित होकर के भारतीय संविधान जो सभा ने थी उसने इन सभी ऐसे इतने एक्ट को 395 एक्ट थे उस टाइम पे, अभी इस टाइम पे ना 395 ही थे, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और शायद 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 हो गई हैं। तो ये इतने इस टाइम पे हैं, तो कहीं ना कहीं 1935 के एक्ट ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित किया। अब आगे देखिए, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, जहाँ पर शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होगा वह देश उस देश की शासन व्यवस्था को माना जाएगा कि परिसंघीय व्यवस्था है। तो 1935 के एक्ट में केंद्र सूची में 59 और राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे, जो वर्तमान में भारतीय संविधान में देखें तो केंद्र सूची में 100 और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 में मतलब इतने विषय परिलक्षित होते हैं। तो एक तरीके से कैसे लिंक मैं कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए, और ये अपने हैबिट में लाइए कि आप भी इस तरीके से लिंक करके लिख पाएँ। ओके, आगे देखें, एक्ट में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी 1935 में, और वर्तमान में आज भी द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। उसी तरीके से चौथा पॉइंट देखें, एक्ट द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में भी भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायपालिका की व्यवस्था, साथ ही संसदीय सर्वोच्चता की जगह संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, आपने 4 पॉइंट में ये मुख्य भाग में बता दिया, प्रत्यक्ष तौर के रूप में आपने सिद्ध कर दिया कि 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया। अब बात आती है निष्कर्ष की। निष्कर्ष कुछ निष्कर्ष बहुत लंबे हो गए हैं, नहीं होना चाहिए था। तो ये मतलब मैंने इसके पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है, तो वहाँ मैंने बस बहुत पुराना आंसर था, तो इस यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने लगाई है, तो इसको और छोटा मुझे इस बार करना था, खैर नहीं हुआ, लेकिन ये आपके लिए काम का है, ये ज़रा देख लेते हैं, राइट। निष्कर्ष मैंने आपको जैसे बताया कि पहला निष्कर्ष देखते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड है कि पॉलिटी से है।
अब आगे पढ़ते हैं। तो इसलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान निर्माण का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत माना जाता है, जहां लगभग 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से प्रभावित है। मतलब पूरी तरीके से निष्कर्ष में देखा जाए तो एक्ट की भी प्रशंसा हो रही है, अंततः हो रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देकर जाएगा। वो नहीं चाह रहा है कि आप यहाँ पर आलोचना करें, यदि कर भी दे रहे तो उसको दिक्कत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए आलोचना नहीं हुई है, पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि जो भारतीय जो संविधान था हमारा 1935 का जो अधिनियम था, एक बड़ा एकाकी स्रोत माना जाता है और 2/3 हिस्सा इसी एक्ट से प्रभावित रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नंबर मिलेगा। अब ये लास्ट वाला ज़रा फिर से इसको पढ़ते हैं, ठीक है? नहीं, इसको पढ़ते हैं। वर्तमान भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा इसी एक्ट से प्रभावित है, किंतु इसका कार्बन कॉपी नहीं है। मतलब अब कुल मिलाकर के हम थोड़ी सी एक्ट की आलोचना करने लगे कि किंतु इसका कार्बन कॉपी नहीं है, क्योंकि जहां इस एक्ट में संघीय न्यायपालिका के ऊपर प्रिवी काउंसिल थी। मतलब इस एक्ट में ऐसा था कि जो भारत में संघीय न्यायपालिका थी उसके विरुद्ध भी अपील प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन में किया जा सकता, तो इसके विरुद्ध अपील की जा सकती थी का प्रावधान था। एवं संविधान संशोधन करने की जो शक्ति थी वो ब्रिटिश संसद में निहित थी। वहीं भारतीय संविधान में अपील का अंतिम न्यायालय उच्चतम न्यायालय है एवं संशोधन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जो परिसंघीय सभ्यता व्यवस्था के अनुरूप है। तो इसमें कहीं ना कहीं आलोचना हो गई है, जो मैं कहता आ रहा था कि थोड़े बहुत आलोचना कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी निष्कर्ष चलेगा, ये भी चलेगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, सीख लीजिए। अब ये वाला जरा पढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को कायम रखना था और राष्ट्रवादियों को खुश करना था। ये हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया कि इसका अधिनियम ब्रिटिश शासन को कायम रखना था और जो राष्ट्रवादी थे उस टाइम पे एकदम थे कि भारत को आज़ाद कराना है, ये करवाना है, तो उनको थोड़ा खुश करने के लिए था। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन जैसे क्षेत्र प्रतिगामी प्रावधान भी थे। मतलब विपरीत पृथक निर्वाचन जैसे प्रावधान, ये मतलब उच्च भारत की एकता अखंडता को या आज़ादी का जो एक राष्ट्रवाद जो अलग एक था उसको तोड़ने का काम ये प्रावधान किए। और इसका मार्गदर्शक दर्शन फूट डालो और राज करो था। विशेषताओं के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि संघीय संविधान का मसौदा तैयार करने का प्रावधान के बावजूद भारत सरकार अधिनियम वास्तविक संघीय संविधान से कमतर था। तो ये थोड़ा खैर ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा, आप इन दो को आधार बना करके लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए। और इन सभी जो शब्द हैं इनका अर्थ अच्छे से आप थोड़ा समझिए और अभ्यास करिए। गारंटी है कि धीरे धीरे आप एक बहुत अच्छा आंसर लिखने की स्थिति में होंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।